बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं आपकी इज़ान शाज़िया नैयर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि हम लोग आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे रूस के हवाले से, और इसके साथ साथ जो रूस और यूक्रेन का मसला इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई पर, खान साहब की जो हालिया तकरीर है स्टेट बैंक पर होने वाले जुर्माने पर, और लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो सबसे पहले मैं साजिद तारड़ साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, थैंक यू। साजिद साहब, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम लोग बात करें कि इमरान खान साहब का जो रूस का दौरा था उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए कि वो एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन का मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया, और एन उस वक्त पे खान साहब ने वो दौरा किया जबकि रूस के हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो शदीद मजम्मतें की जा रही थी। और इसके साथ जब खान साहब रूस के दौरे पर थे तो पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है उसके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना जो है वो आयद किया गया मनी लॉन्ड्रिंग को बुनियाद बनाकर। और जो अभी दौरे के बाद वापस आकर खान साहब ने जो हालिया तकरीर की है, मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिए जी। थैंक यू शाजिया। पिछली दफ़ा जब से हमने बात की बड़ी चेंजेस आई हैं उसमें शाजिया। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी बातें हो चुकी खान साहब के दौरे के हवाले से, जी। क्योंकि पूरी दुनिया में तो खैर नहीं, पाकिस्तान में बहुत शोर था और पाकिस्तान के एंकर्स ने काफ़ी बातें इस पर की। खान साहब का दौरा एक बड़ा क्रिटिकल टाइम पर, जिस तरीके से खान साहब जिस दिन वहाँ पहुँचे उसी दिन दुनिया की तीसरी जंग जो है उसके बारे में बातें हो रही थी और खान साहब का वहाँ पे होना, बल्कि यहाँ तक मैंने सुना कि खान साहब की टीम भी परेशान थी कि ये क्या हो गया है और क्या होने जा रहा है और वाई वी आर देयर। उसमें बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही थी कि कभी ये शॉर्ट करके वापस आएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल आ रहे थे। लेकिन खान साहब, जिस तरह के मैं समझता हूँ हर वज़ीर आज़म हर सदर का दौरा कामयाब होता है, इसीलिए अल्टीमेटली इसी तरह खान साहब का दौरा बड़ा कामयाब कहा गया। लेकिन मेरे नज़र में एक फ़ॉरेन पॉलिसी ब्लंडर था। वो ब्लंडर इस हवाले से कि देखें, एक तो खान साहब के पास देने के लिए रशिया के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो पाइपलाइन जिसकी बातें हो रही हैं काफ़ी अरसे से, वो पहले ही सैंक्शंस का शिकार था और अब भी शिकार होगा, क्योंकि अमेरिका ने और वेस्टर्न दुनिया ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस जो है रशिया पे लगा दी हैं। दूसरा, मैं जब फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेशनल जो एक रूल ऑफ थंब समझा जाता है कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर पॉपुलर ना हो, आपके मुल्क के अंदर आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की जा रही हो, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं सिविलाइज वर्ल्ड में वो बाहर के दौरे नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि जो दूसरे ममालिक होते हैं वो आपको वो इज्जत नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में आपका ग्रिप कमज़ोर है, आपका एक टांग अंदर है एक टांग बाहर है आपकी। तो इस हवाले से खान साहब का कोई तुक नहीं बनता था कि जब मुल्क के अंदर आप इतने अनपॉपुलर हैं, आपकी तरीके अदम एतमाद और अपोजिशन और लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, और खान साहब एक चाइना के इशारे पे, बल्कि खान साहब ने अपने आरटी को जो रशियन टुडे के इंटरव्यू में दिया था इंटरव्यू, इन्होंने कहा कि वो चाइना ने अरेंज किया था, इट वाज फैसिलिटेटेड बाय चाइना। तो इतनी क्या मजबूरी थी? खान साहब या तो उसको को महीना 2 महीने डिले कर लेते, लेकिन खान साहब वहाँ गए। अब देखें, खान साहब अल्टीमेटली गए हैं। मुझे किसी एंकर ने यह भी कहा कि कई पुराने जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे उनको बुला के उनसे ओपिनियन ली गई और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए, अदरवाइज रशिया विल माइंड। लेकिन आप इसकी कास्ट क्या होगी? कास्ट आपने कुछ देख ली है, तकरीबन $55 मिलियन तो अमेरिका ने आपको फाइन कर दिया आपके इस दौरे में। बिल्कुल। अभी रशिया ने पता नहीं आपको क्या देना है या नहीं देना, लेकिन उसकी कीमत शुरू हो चुकी है। खान साहब को डर ज़रूर है। खान साहब हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आप तो ग्रुपिंग का हिस्सा बन चुके हैं। आप जब अमेरिका की डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस जो जमहूरियत के बारे में की थी उन्होंने, उसमें आप नहीं आए। आप फौरन चाइना के बल्कि बुलाए बगैर आप ओलंपिक के बहाने आपने कहा कि ये बाईलैटरल दौरा है, आप फौरन वहाँ चले गए। और उसके बाद आप हर स्पीच में, बल्कि रशियन टीवी के हर टीवी इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को स्नब करते हैं। कभी आप उनके अफगानिस्तान की जंग को क्रिटिसाइज करते हैं, या कभी इसी तरह के और
कई चीज़ें हैं जिन पे अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, अमेरिका ने इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को वहाँ पे एक अपना रिलायबल पार्टनर अगेंस्ट चाइना उसको बना लिया है। और वो भी इसलिए बनाया गया कि आपने पिछली 2 दहाइयों में अमेरिका को और वेस्ट को डिसअपॉइंट किया। आप उनके साथ नहीं चलते रहे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे आपको, और इंडिया वो समझते हैं कि मोर मैच्योर डेमोक्रेसी, और उनकी इकानमी आपसे बहुत बेहतर है, और वो चाइना के साथ उनके पहले भी इश्यूज चल रहे हैं, तो दे केम टू द कंक्लूजन टू पिक अप इंडिया एज अ पार्टनर। अब उसमें खान साहब जितनी, एक तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हालात ख़राब, सियासी इस्तेकाम वो भी गलत, उसमें भी देखें आप जिस तरह की खबरें, हालांकि मैं तो उन पर बिलीव नहीं करता क्योंकि अपोजिशन भी कंप्रोमाइज्ड है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, और इस वक्त ये भी है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये है कि वो चाहते ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए आया जाए वो, और समझते हैं कि जितना अरसा ज़्यादा खान साहब हुकूमत में रहेंगे उतनी अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ करके निकलेंगे, ताकि इनके दोबारा आने के चांस नहीं होंगे, और पंजाब के अंदर पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी अपनी फ़िलासफ़ी, और मैं उनकी वैसे इस बात से एग्री भी करता हूँ कि जिस तरीके से खान साहब की ना तजर्बाकार टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी ऑन अ डेली बेसिस। इनके 9 रतन हैं, वो उनकी स्टोरियां दिन ब दिन निकल रही हैं। कई तो 9 रतन जो है वो भागने की तैयारियों में हैं, कई इसी तरह के, कई अपनी पुरानी पार्टियों से बातें कर रहे हैं, कई अपने अगले इलेक्शन की टिकटों की ज़मानतें मांग रहे हैं। तो इस तरह के हालात तो चल रहे हैं। अब बल्कि आज की तकरीर आपने कही, इस तकरीर में खान साहब ने वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि एक तो आपका पेट्रोल सस्ता किया गया है, जिस तरीके से डार साहब और नवाज शरीफ साहब जो थे वो बाहर से पैसे लेकर या जिस तरीके से भी अपनी महंगाई को मैनेज करते थे, खान साहब ने भी आज उसको बड़े आखिरी अपने टाइम पर, जब आप खान साहब इस वक्त उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, खान साहब ने भी वो पैसे जो है वो डालकर पेट्रोल को नीचे किया, जो कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसकी वजह 2 चीज़ें। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। पेट्रोल जरूर 10 रुपए सस्ता किया गया, लेकिन इसके साथ साथ बिजली 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से महंगी भी की गई है। अगर एक तरफ से आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ से वही चीज उनके ऊपर मुसल्लत भी की जा रही है। देखिए शाज़िया, इस वक्त जो अगर ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें तो ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि पेट्रोल खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यूक्रेन की वजह से पेट्रोल $150 पर बैरल जाने के लिए तैयारियां कर रहा है, क्योंकि $100 से ज़्यादा बैरल इस वक्त, $100 से ज़्यादा का बैरल है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में। अब उसके साथ जो दूसरी एक काबिल तशवीश चीज़ है कि डॉलर के बारे में जो फोरकास्ट की जा रही है तकरीबन 210-215 रुपए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये चीज़ें आएंगी तो आप क्या परचेज़ कर सकेंगे? कुछ भी परचेज़ करने के हालात नहीं रहेंगे। और बल्कि खुदा ना करे कि खान साहब के स्ट्रिप की वजह से पाकिस्तान को और ज़्यादा जो है इसकी कीमत चुकानी पड़े, जिसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज भी फेडफ का इजलास पेरिस में जारी है, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो किसी इस तरह का कोई ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान जो है पाकिस्तान को हो। लेकिन ये कि पाकिस्तान खान साहब ने मेरे ख्याल में ये दौरा बड़े सेंसिटिव टाइम पर किया है, ऐसे टाइम पर नहीं करना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान सियासी और माशी दोनों साइड्स पे बहुत कमज़ोर है इस वक्त। और ख़ान साहब इस वक्त रशिया गए हैं। अब देखें, अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव, मुझे तो नेगेटिव ही लगते हैं। पॉजिटिव ये थे कि अगर ख़ान साहब रशिया जाते, वहाँ से पैसे लेकर आते, जिसके बारे में पहले खदशात थे कि ख़ान साहब रशिया से, पाकिस्तान और ख़ान साहब रशिया से भी और काज़ाकिस्तान से भी लोन लेने के जो थे वो सिलसिले चल रहे थे। लेकिन अब देखें, आने वाले दिन बताएंगे क्या होता है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ख़ान साहब का दौरा वेस्ट में हाईली क्रिटिकल, और मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी विल रिबाउंड। मैंने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी अफ़गानिस्तान की वजह से डिमोरलाइज्ड, और जो बाइडन है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यूक्रेन पे भी वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके, और इस वक्त अगर जो भी रशिया के आसपास जाएगा वो यही समझेंगे कि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग, वो उसमें हमारे मिसाइल में और ज़्यादा इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो है वो ख़ान साहब को कोई इसका मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ख़ान साहब और आपकी जो दूसरी कैबिनेट है वो तो सारी लंदन बेस है,
وہ سارے لندن اور اپنے کینیڈا نیو یارک آ جائیں گے، لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ پاکستان میں مار کھائے گا۔ اچھا ساجد صاحب، یوکرین کے حوالے سے آپ نے بات تو کر لی، یوکرین کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ روس کی جانب سے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے آج کے جدید دور میں روس نے اٹیک کیا ہے، کیا یہ الارمنگ نہیں ہوگا؟ پورے خطے کی جو صورتحال ہے وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں شازیہ، اس وقت یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چائنا، اس کے بعد 2-3 خدشات ہیں، اگر یوکرین کے اوپر رشیا کے اٹیک سے اگر پوری دنیا خاموش ہے تو کل کو تائیوان پہ بھی اٹیک اسی طریقے سے ہوگا اور دنیا خاموش رہے گی، کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر بہت غلط حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ جی، واشنگٹن ڈی سی میں کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مے بی دس از امریکہ اسٹریٹجی ٹو انگیج رشیا ان ٹو دا بالٹک اسٹیٹس۔ وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ بالٹک اسٹیٹ میں انگیج ہو اور مزید اس کی اکانومی خراب ہو، اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں بھی انگیج کیا جائے اور وہ تائیوان کو بھی اس سائڈ پہ بھی اپنے سٹیپس اٹھائے، تاکہ دونوں کی اکانومیز جو ہیں وہ نیچے آئیں اور امریکہ کو کیچ اپ کرنے کا ٹائم مل جائے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ دیکھیں اگر یہ اس طرح کے سلسلے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں امریکہ کامیاب ہو رہا ہے، رشیا ول بی ٹریپڈ ان ٹو دا یوکرین، اور لگ تو اسی طرح رہا ہے جس طریقے سے فور کاسٹ کر رہے تھے بار بار، جس طرح کہ جو بائیڈن ڈیلی بیس پہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ رشیا ول اٹیک ود ان 24 آورز، ود ان 48 آورز۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر اس میں ظاہر ہے امریکہ از وننگ دا گیم، لیکن وہاں پہ جو ایک انسانی المیہ جو ایک کریٹ ہو چکا ہے، جس طریقے سے جو یوکرینین ہیں وہ پولینڈ اور بیلاروس جا رہے ہیں، ایک کرائسس کا سما ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو بالکل، ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 17 سال سے جو ینگ اور 60 تک، 17 سے 60 سال کے لوگ جو مرد جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے، وہ ان کو چاہیے کہ یوکرین کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں، لڑیں۔ اور میں آج ویسے بھی پڑھ رہا تھا کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں 2 بڑی اچھی چیزیں میں نے دیکھنے نظر آئیں۔ ایک تو وہ کامیڈین تھے، ایکٹر تھے پہلے، اور وہاں سے وہ آ کے انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کافی ان کی جو ٹیلی فون کال، وہ امریکہ کے اندر بڑا ایک تنقیدی، اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بلکہ امپیچ ہوئے تھے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ ہنٹر بائیڈن اور جو بائیڈن ان کے لڑکے کو وہاں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے ریٹرن میں ان کو امریکہ کا دورے کی دعوت دی جائے گی اور یوکرین کو مالی امداد دی جائے گی۔ ایک تو یہ وہی پریزیڈنٹ ہیں جو اس وقت یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں۔ دوسرا جو پنڈورا لیکس کے جو پنڈورا لیکس کے جو کرپشن کا سکینڈل آیا تھا، اس میں جو جی، کرنٹ یوکرین کے سرونگ پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام بھی تھا کہ ان کے باہر اکاؤنٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن میں انوالو تھے۔ یہ کرنٹ رجیم یوکرین کے اندر جو اس وقت وہاں پہ رولنگ ہے رجیم، میرے خیال میں کرپشن میں بڑے برے طریقے سے انوالو تھے۔ اس کے بارے میں کافی چہمگوئیاں، کافی خبریں ہیں۔ اب دیکھیں کہ یوکرین کس سائڈ پہ جاتا ہے، لیکن یوکرین اکیلا ہے، بالکل یورپ نے بھی ابینڈن کیا اور امریکہ نے بھی ابینڈن کیا، اور ان کا رشیا کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن اس اے پور پریسیڈنٹ یہ سیٹ کیا جا رہا ہے ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں۔ اگر رشیا کو یہ حق ہے تو پھر ظاہر ہے چائنا کو بھی تائیوان میں جانے کا حق ہے، اور کئی ممالک بھی اس کو یوز کریں گے اگینسٹ جو کمزور ملکوں کے، کرپٹ ملکوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اچھا ساجد صاحب، مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ابھی آپ نے ڈالر کے حوالے سے بھی بات کی کہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے اوپر جائے گا پاکستان میں۔ پیٹرول پرائزز جو ہیں وہ 150 ڈالر پر بیرل کے حساب سے جائیں گی۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو جو غریب ممالک ہیں لائک پاکستان کے، جہاں پہ آج کل جو ہے وہ غریب ایک وقت کی روٹی جو کہ حصول کے لیے بھی پریشانی کا شکار رہتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کس طریقے سے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور اگر اس طرح اس حساب سے مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا، کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ دیکھیں، غریب آدمی یا مہنگائی پہ بولنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ ایک پورشن، ایک بات میں بھول گیا تھا کہ خان صاحب کی آج سپیچ میں کرپشن کے حوالے سے کیا باتیں کی۔
جی خان صاحب نے اس میں خان صاحب نے ہر جگہ آج کل اپنی جو ان کی سپیچ ہوتی ہے یا اپنے انٹرویوز میں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں لوگ پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں، پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں پاکستان سے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ پچھلی دفعہ انٹرویو میں نواز شریف اور لندن میں ان کی پراپرٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اگر خان صاحب یہ دیکھیں کہ ان کو پھر کورٹس ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اگر خان صاحب اتنا ان کو یہ پتا ہے کہ لندن میں یہ کرپشن ہے تو آپ نیب کے ذریعے 3 سالوں میں ان کو پکڑ کیوں نہیں سکے آپ؟ اور خان صاحب میرے لیے ایک عجیب بات ہے کہ خان صاحب اگر پیکا کا قانون امینڈ کر کے جرنلسٹوں کی آواز بند کر سکتے ہیں، ان کو بند کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے 5 سال کی سزائیں، تو آرڈیننس جاری کر کے کرپشن کو کیوں نہیں روکتے؟ مجھ سے یہ بالکل ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ رحیم شاہ جیسی خواتین جو ہیں وہ تھیلوں کے تھیلے پاؤنڈوں کے بھر کے یورو کے نکل جاتی ہیں اور لندن میں بیٹھ کے آپ کو چیلنج کرتی ہیں کہ مجھے ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو خان صاحب آپ کن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں، آپ وہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ یہ ڈاکو ہے؟ آپ نے زرداری صاحب کو این آر او دیا ہے، وہ پورے سندھ کو چلا رہے ہیں پچھلے 4 سال سے 3 سال سے۔ تو یہ کتنا عرصہ آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے جو کہ ناقابل یقین ہے؟ لوگوں کو اب پتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کے پیچھے جانا ہوتا ہے تو آپ آرڈیننس کے ذریعے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایف آئی اے پنڈیز دیکھیں، منسٹر صاحب بیٹھے پنڈی میں تھے، لاہور میں ایف آئی آر ہوتی ہے، 30 منٹ کے اندر ایف آئی اے جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے پکڑ لیتی ہے۔ وہ پوری دہشت گردی ہوتی ہے پورے اسلام کیپٹل کے اندر۔ اگر کرنا ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ کرنا ہو تو نہیں ہوتا۔ پھر وہ تقریریں ان پہ صرف کہ فلاں بھی کرپٹ ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی ڈاکو ہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا۔ خان صاحب آپ آج ایک کام کریں کہ ایک آرڈیننس نکالیں کہ میں کرپٹ کے لوگوں کو گھروں میں ایف آئی اے جا کے پکڑے گی اور نان بیلیبل اور نان وارنٹ اور کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور 5 سال کی سزا ہے، پکڑے ایف آئی اے ان کو نکل کے جو کرپٹ لوگ ہیں۔ لیکن آپ اس طرف نہیں جاتے، لیکن تقریروں کی حد تک آپ رہتے ہیں۔ پیکا کو آپ نے امینڈ کیا ہے کہ آپ جرنلسٹوں کی آواز بند کر دیں گے۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا جرنلزم کیا ہے۔ جرنلزم ہمیشہ، میں بچپن سے پڑھ رہا تھا، میں کیونکہ آپ میں لا اسٹوڈنٹ مائی سیلف، لا اور جرنلزم کہتے ہیں نا کہ دے آر دا سیم فیسز، دے آر 2 سائڈز آف دا سیم کوائن۔ اب وہ یہ کریٹیکل آئے ہوتی ہے، تنقید جرنلزم ہمیشہ لیفٹ کا ہوتا ہے۔ جی حکومتی جو لوگ گیت گاتے ہیں ان کو جرنلزم نہیں کہا جاتا۔ جنہوں نے حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی حکومت اچھی ہو، چل رہی ہو، لیکن اگر حکومت کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے تو الٹیمیٹلی اس کی تنقید بھی سخت ہوگی۔ تو آپ اگر اس آواز کو بند کریں گے تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام تو پہلے ہی گھٹن کا شکار ہے۔ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا، آج تک آپ نے اس کو پبلک نہیں کیا۔ آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں، 25 کروڑ لوگ اس وقت جو ہیں وہ گھٹن کا شکار ہیں۔ لیکن آپ اگر اس وقت آپ بڑے عرصے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینلز کے اوپر ڈیلی بیس پہ 40 سے 50 پروگرام ہوتے ہیں جو مسلسل یہ آپ کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اینکر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دس از دا اونلی انٹرٹینمنٹ پاکستان ہیز۔ آپ کی موویز آپ کی بند ہو چکی ہیں، وہاں پہ آپ کے ڈرامے جو ہیں وہ بالکل جوتے چل رہی ہیں، لوگ فیملی لے کے جا نہیں سکتے آپ کے ڈراموں میں۔ آپ یہ سوچیں ذرا کہ شام کے وقت لوگ انٹرٹین کس طرح کریں۔ آپ نے بلکہ طیب وہاں ترکی سے ڈرامہ لا کے آپ نے سعودی عربیہ کو بھی ناراض کر دیا۔ جب آپ نے دکھانا ہوتا ہے قوم کو یا ایک مائنڈ بنانا ہوتا ہے تب تو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، آپ ٹرکی سے ڈرامے بھی خرید کے دکھا دیتے ہیں پاکستان کو۔ لیکن لیڈرشپ پرووائڈ کرنے سے آپ قاصر ہیں، کرپشن کو روکنے سے آپ قاصر رہے ہیں۔ اپنا مینڈیٹ تھا، جس تحریک کا نام ہی انصاف ہو، تحریک انصاف، اگر وہ انصاف نہیں کر سکی تو اس کا مینڈیٹ کیا تھا؟ بالکل خان صاحب اب اپنے ٹائم کے آخری دور میں، اپنے وقت پورا ہونے سے پہلے خان صاحب نے اب اس طرح کی تقاریر شروع کر دی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ناک میں روٹیاں ڈال رہے ہیں، وہ آنکھوں سے اندھے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اتنی مظلوم قوم ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سے مراد سمارٹ فون ہے، ان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھیں ووٹ ان کے وہ ڈالتے کہاں ہیں، جاتے کہاں ہیں۔ اتنی گھٹن ہے۔ آپ کے پیچھے آپ کے سپورٹر کون تھے؟ بے روزگار پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آج نہ آپ نے ان کو گھر دیا، آپ نے نہ نوکریاں دی ان کو۔ آپ وہی امپورٹنٹ کیبنٹ لے کر بیٹھے ہیں اور وہ واپس چلی جائے گی، اور خان صاحب بھی کہیں
अपने महल में बनी गाना के महल में चले जाएंगे या लंदन अपने किसी महल में चले जाएंगे, और पीछे क्या होगा? वही पाकिस्तान, टूटा फूटा करप्ट पाकिस्तान, जहां से शुरू किया था उससे भी पीछे। जब खान साहब आए थे करप्शन करोड़ों में थी, अब अरबों में है। और बिल्कुल खान साहब सबसे बड़ा तो जवाब यही नहीं दे सके जो वजीर आजम फंड में कोविड का जो 40 अरब रुपया निकला था, खान साहब ने आज तक तकलीफ ही नहीं की कि उसका ही जवाब दे दे लोगों को। बेचारे 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उसका जवाब अभी तक तलाश कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, महंगाई के ऊपर, करप्शन के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि अगर मैं वजीर आजम बन गया और मेरे खिलाफ अगर इससे आधे लोग भी जमा हो के मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तकरीबन 1.5 लाख से जायद जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च का जो है वो चल रहा है सिलसिला। इमरान खान साहब को बहुत से अलकाबात से भी नवाजा जा रहा है उस लॉन्ग मार्च में, और लोग उनको भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है हुकूमत का तख्ता उलटने के काबिल होगी? अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि वो इमरान खान साहब को हटा सके, या वो उनको पूरा मौका देना चाह रहे हैं कि वो अपने 5 साल मुकम्मल करें? टफ टाइम ज़रूर देंगे, बीच में प्रेशर ग्रुप्स भी आते जाएंगे, लेकिन जो टाइम पूरा करने की बात है कि इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा करके 5 साल पूरे गुजार कर ही वापस जाएं। क्या ये लॉन्ग मार्च कुछ इस सेटअप को ख़राब करने में कुछ किरदार अदा कर सकेगी? नहीं शाज़िया, मेरे ख्याल में जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च का कसूर नहीं है। इस वक्त अपोजिशन, खान साहब की कोई इसमें कोई महारत नहीं है, लेकिन अपोजिशन ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अपने अपने उनको मसाइल हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कालें आती हैं, बेचारे उन चीज़ों से डरते हैं वो। और मैंने जिस तरह आपको कई दफ़ा कहा है कि अपोजिशन मैनेज्ड है, अपोजिशन कमज़ोर है, और इनमें लोगों को सड़कों पे लेके आने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब लोगों को लेकर डी चौक में आए थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस वक्त जो आपका PDM में सिर्फ फजलुर रहमान साहब एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास स्कूलों में बच्चे हैं। इस नून लीग का जो जी मदारस से बच्चों को लेकर आ जाते हैं, वो वहाँ वो वर्कर नहीं होते, वो आइडियालॉजी के लिए नहीं आते, वो तो बसों में भर के ज़ाहिर जो बच्चे मदरसों में हैं उनको लेके आ जाते हैं। वो कुछ सियासी जलसा नहीं होता उसको कहा जा सकता। नवाज शरीफ नून लीग का जो सपोर्टर है उसको सड़कों पे लेके आना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के ज़्यादातर सपोर्टर जो हैं कारोबारी लोग हैं। कारोबारी लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि दंगा फसाद या सड़कों पर ना आए, और वो अपने कारोबार और मसरूफियात में बिजी होते हैं। ना उनकी ख्वाहिश होती है कि वो थानों कचहरियों और सड़कों पर आएँ, और ना पर्चों में वो उन चीज़ों से डील करें। तो उनको सड़कों पे लाना बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का वर्कर आता है सड़कों पर, लेकिन वो बेचारे सिंध के सिर्फ अंदरूनी सिंध की एक पार्टी बन के रह चुकी है, और वहाँ से लोग ट्रैवल करके डी चौक में किस तरह आएंगे। लेकिन ये खान साहब की इसमें कोई कमाल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रमज़ान से पहले पहले जो कुछ होना है, उसके बाद अप्रैल से पहले पहले कुछ होगा तो होगा, वरना उसके बाद ये टाइम अपना पूरा करेंगे। और मुझे यही लग रहा है कि अपना टाइम पूरा करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, नून लीग भी यही चाहती है कि अपना ये टाइम पूरा करें और ये अपने लोएस्ट ग्राफ को टच करें और वहाँ से आगे चलें। मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के फेल्योर और ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहे हैं, आज जो सबसे बड़ी खबर मुझे आज मेरी नज़र से गुजरी है कि UAE का इंडिया के साथ $100 बिलियन का उनका आज जो है मुआहदा उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ना सिर्फ वो कश्मीर में प्रोजेक्ट करेंगे इकट्ठे, वो इंडस्ट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और हर चीज़ में $100 बिलियन। और अगर देखा जाए तो इस वक्त ये इस हफ्ते की खबर, पिछले हफ्ते आज से 2 हफ्ते पहले सऊदी अरेबिया के जो मिलिट्री इंचार्ज थे वो गए भारत में, और बिलखसूस उसमें जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था उस तस्वीर को मैं आई एम सॉरी आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, कि जहाँ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी उसके पीछे सकूते ढाका जनरल नियाजी साहब साइन कर रहे थे हथियार डालने के लिए। तो उस पर भी जितना अफसोस किया जाए कम है। और भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर, जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मॉस्को में थे, और क्या सिग्नल भेज रहे थे ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री
18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी इजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन देखें, अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि साजिद फिर साहब, भी वो तो नजर सोचें। ही आ रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की वीकनेसेस हैं वो किस तरह से कैश हो रही हैं। जैसे ही खान साहब रूस का दौरा करते हैं, साथ ही अमेरिका की तरफ से भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, नजर तो आ रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का सद्देबाब किया जाए? हम ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें? आप अब ऐसे वक्त पे जब आप रशिया का दौरा कर रहे हैं, जिस वक्त वही आपकी वाली बात है कि तीसरी जंग अजीम जो है वो तीसरी जंग की शुरुआत हो रही है और हम जो है वहां जा रहे हैं, तो हम अपने मुल्क को लेकर क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, वो इस वक्त जो आपकी अगले दिन इसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा मैंने बात की है कि इस वक्त आपकी अफसरशाही, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी रूलिंग एलीट ज़्यादातर डुअल नेशनल हैं और उनके पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट उनके मौजूद नहीं है। उनकी इनकम भी डॉलरों में है या और उनके बच्चे भी बाहर हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बाहर हैं। जब तक आप पाकिस्तानी लीडरशिप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए मज़ीद दुश्वारियाँ आएंगी। अगर आप देखें, आपके जितने बड़े मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, हमारे पिछले चीफ जी। जस्टिस साहब अमेरिका पहुँच चुके हैं। तो जो भी आप वहाँ पाकिस्तान से रिटायर होता है, पाकिस्तान से जो भी निकलता है, वो सीधा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और कनाडा चला जाता है। और आपका ख्याल है कि वो यकलख तोड़ के चले जाते हैं? उनकी पहले अरेंजमेंट्स होती हैं, उनकी पहले वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उनके बच्चे पहले वहाँ पढ़ रहे होते हैं, उनके सारी फीलिंग्स, उनका मुस्तकबिल वहीं होता है। तो आप ज़रा देखने की कोशिश करें, फैसल वाडा साहब का केस देखें, आप अपनी कैबिनेट देखें। इस वक्त आपकी कैबिनेट में सारे डुअल नेशनल हैं, लेकिन ये कि ना को पूछने वाला है, ना बताने वाला है, लोगों को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के गुमराह किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। लेकिन जब तक इन खुद अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो इस तरीके से ये आपके फॉरेन, और ये आज का खान साहब का नहीं, ये पिछली भी जितनी कैबिनेट्स होती थी वो सारी की सारी बाहर से जाती थी। मैंने आपको बताया था उनकी स्पेशलिटी सिर्फ यही है कि आपके रूलिंग एलीट के साथ उनके रिलेशनशिप होते हैं, उनके लिए ये तहाइफ होते हैं, उनके लिए खाने होते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, उनकी करप्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो यही एक हमारी ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर्स जो पिछले 20-25 सालों में हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती थी कि वो करप्शन में हमारी रूलिंग एलीट के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपने पाकिस्तान में, हमेशा ही कहता हूँ कि दुआ करें पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका बहुत कीमती वक्त होता है और आपका तज्ज़िया हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगले प्रोग्राम में हम इसी तरह के जो करंट इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, थैंक यू।